हेलो स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोगों ने सैलरी के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिए अपने एमसीक्यूज। आज आपका लास्ट सेशन है सैलरी टॉपिक का जी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। बहुत ही कम टाइम लगेगा। टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व 15 क्वेश्चन एंड दीज आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सैलरी चैप्टर। व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? होप सो कि अभी तक जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है इन कैशमेंट, ढंग से सुनेंगे, इन कैशमेंट ऑफ लीव सैलरी एट द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल इन द केस ऑफ। मैंने आपको बताया था चाहे ग्रेचुटी का केस हो चाहे लीव इन कैशमेंट के केस हो, इफ एनी एम्प्लॉय इज गोइंग टू गेट द अमाउंट ऑफ लीव इन कैशमेंट और ग्रेचुटी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ देयर सर्विस shall be charged to tax 100% irrespective of the fact whether the employee is the government or non-government. In both type of employees, the amount shall be charged to tax. If they are just getting their amount of gratuity or leave encashment during the tenure of the service. The same question is here. Leave salary को वो during the period of service ले रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, दोनों केस में ये टैक्स लगेगा। आंसर इज डी। ओके, standard deduction is allowed. Question number 52. Question number 52. Standard deduction is allowed from gross salary to the maximum of rupees 50,000. But employee has to prove ना भैया, standard deduction का आप deduction ले सकते हो. You are not required to prove anything. You are very much eligible. Means you are eligible to get the amount of standard deduction without asking any question. विदाउट आस्किंग फॉर एनी प्रूफ्स। आपसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। आंसर इज नोट प्रूफ, नॉट प्रूफ, ये तीनों गलत हैं। इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंसेस दैट एम्प्लॉयर में और मे नॉट हैव इनकर्ड। यस सर, आंसर नंबर डी। स्टैंडर्ड डिडक्शन इज नॉट अलाउड फ्रॉम पेंशन, दिस इज द पार्ट ऑफ सैलरी। ओके, फैमिली पेंशन, ओके, फैमिली पेंशन अदर सोर्सेज का पार्ट होता है, इसलिए इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिल सकता। एरियर ऑफ सैलरी सैलरी का पार्ट होता है, ग्रॉस सैलरी सैलरी का पार्ट होता है। तो आंसर इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या फैमिली पेंशन। क्वेश्चन नंबर 54, द डिडक्शन फॉर प्रोफेशनल टैक्स इज फॉर। बार बार बताया था उस समय, मैंने जब थ्योरी करवा रहे थे ना, उस समय मैंने न्यूमेरिकल भी इसका करवाया था और मैंने कहा था ये क्वेश्चन जल्दी मिलते नहीं है, लेकिन हाँ आप इसको याद रखें, एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर इसका डिडक्शन मिलता है। किस बेसिस पर? एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो इंटरेस्ट होता है वो 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है। ये तो मालूम है, इसमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं सर, आगे बढ़िए, ये तो हम लोग कई क्वेश्चन किए, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो exempt up to 9.5%, in excess of 9.5% of the contribution it shall be charged to tax। और ये किस सेक्शन में दिया है? सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड में इस चीज को बताया गया है। आरपीएफ से अगर पेमेंट होता है आफ्टर 5 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस ऑफ एम्प्लॉय शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। भैया एक बात बताओ, अगर आरपीएफ में जब आप डिडक्शन ले रहे थे तो आपको, जब आप रेगुलर कंट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उस समय आप सेक्शन 80C का बेनिफिट ले रहे थे अगर एम्प्लॉई है तो, और अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो नॉर्मल उसको डिडक्शन मिल ही रहा था, एग्जेम्पशन मिल ही रहा था, हाँ या ना, मिल रहा था। 12% का डिडक्शन एग्जेम्पशन मिल रहा था। तो आपने कंट्रीब्यूशन देते समय उस समय एग्जेम्पशन ले लिया था, चाहे इंटरेस्ट का पोर्शन हो चाहे वो कंट्रीब्यूशन का पोर्शन हो, चाहे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन चाहे एम्प्लॉई का। अब जब पैसा वापस मिलेगा लमसम तो क्या उस समय भी एग्जेम्पशन देंगे? अरे देते समय तो छूट ले ली, डिडक्शन ले लिया, एग्जेम्पशन ले लिया, अब काहे का एग्जेम्पशन, बार बार काहे का एग्जेम्पशन? फुल्ली टैक्सेबल। द ईयर इन विच यूआरपीएफ इज कन्वर्टेड इन आरपीएफ। मैंने ये बताया था कि लोग चालाकी करते हैं गवर्नमेंट को मूर्ख बनाने के लिए कि 15-20 साल तक उन्होंने यूआरपीएफ बनाया, उसके बाद वो आरपीएफ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले मूर्ख बनाया जाता था, लेकिन अभी आपकी टैक्स इवेजन की प्लानिंग काम नहीं करेगी। गवर्नमेंट ने कहा कि जो यूआरपीएफ से आरपीएफ में आप जाएंगे ना, तो जो टैक्स नहीं लगा, किस पर नहीं लगा? एम्प्लॉय को तो डिडक्शन मिली ही नहीं थी। यूआरपीएफ में अगर कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो 80C का डिडक्शन नहीं मिलता, इसका मतलब वो ऑलरेडी टैक्स दे चुका। यूआरपीएफ में अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है तो एग्जेम्प्ट होता है। चालाकी की, अगर ये आरपीएफ होता तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ होता, उसके ऊपर का टैक्सेबल होता, 9.5% तक इंटरेस्ट माफ होता, इसके ऊपर का टैक्सेबल होता। लेकिन अब जब यूआरपीएफ में पूरा माफ हो गया, अब जब इसको आरपीएफ में ले आ रहे हो तो गवर्नमेंट ने कहा खबरदार,
ये जो नॉन टैक्स्ड अमाउंट है ना, जो कन्वर्ट कर रहे हो, तो जितना भी एम्प्लॉयर का पोर्शन है, चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, दोनों पर टैक्स लगाओ, दोनों पर टैक्स लगाओ। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और उस पर इंटरेस्ट, दोनों पर टैक्स लगाओ। इज इट क्लियर? When interest on employees own URPF is received by employee, it is interest on employees own RPF, ठीक है, ये own URPF taxable under the head income from other sources, other sources में taxable होगा। Unrecognized provident fund से पैसा हमको मिल रहा है, the person providing interest to me is not my employer, और अगर मेरा employer नहीं है तो कहाँ जाएगा? other sources में। employee का अपना contribution आरपीएफ और पीपीएफ में भैया 80C में डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉई का अगर अपना कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉई का, नॉट एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉई का अगर अपना कंट्रीब्यूशन है तो उसको डिडक्शन मिलती है 80C के हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में तो 12% तक माफ हो जाता है, उसके ऊपर का टैक्सेबल होता है। ये आपका सेक्शन 7 में मैंने पढ़ाया था आपको ये भी। When annuity is received from present employer, then it is taxable as salary. Salary क्यों? क्योंकि प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है, और उन 3 में 3 बातें बताई गई हैं। कंपनसेशन है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और अदर पर्सन से है, और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। वहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट नहीं था एन्यूटी का, ठीक है ना? अच्छा, पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर वर्किंग बियॉन्ड ऑफिस आवर। अब मेरा और अपने एम्प्लॉय का जो एग्रीमेंट हुआ था वो ऑफिस आवर का, अगर ऑफिस आवर के बियॉन्ड कोई एम्प्लॉय काम करता है और मैं उसको कुछ पेमेंट देता हूँ तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सर सैलरी, क्योंकि दोनों में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है ना, तो इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। बिल्कुल ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे आप, इंक्लूडेड इन ग्रॉस सैलरी। द मिनिमम एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इन पीपीएफ, पीपीएफ का पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए ये रूल है कि आप कितना मैक्सिमम और मिनिमम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको एक साल में 500 रुपये और मैक्सिमम एक साल में 1,50,000। 500 से कम का कंट्रीब्यूशन काम नहीं करेगा पूरे साल बने, और 1,50,000 से ज़्यादा आप नहीं कर सकते एक पर्सन के साथ। द इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन पीपीएफ इज, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल होता है ना? नहीं सर, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। क्या होता है? पीपीएफ का इंटरेस्ट, क्योंकि हमने गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है, पूरी तरह एग्जेम्प्ट है। What is the maximum ceiling of exemptions available for contribution by the employer to approved superannuation fund? अगर एम्प्लॉयर अप्रूव्ड सुपरएन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन देता है तो उसको 1,50,000 तक माफ़ किया गया है, उसको 1,50,000 रुपीज़ तक माफ़ किया गया है। क्वेश्चन में फिर पढ़ देता हूँ, व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग ऑफ एग्जेम्पशन? एग्जेम्पशन कितना? कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर सुपरएन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तो 1,50,000 तक का उसका माफ़ किया गया है। इज इट क्लियर? उसके ऊपर का टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज ओवर। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर सैलरी टॉपिक। पूरी तरह हम लोगों ने जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो कर लिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नए चैप्टर में चलेंगे और नए चैप्टर के एमसीक्यूज करेंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।